हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 17 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि डेली करते हैं रिवीजन, तो कल के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने, विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश में जो सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप रही, भारत बांग्लादेश दोनों ही इसके विजेता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में नवाब सलाम की नियुक्ति की गई है। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि 2022 में कैंसर के सबसे ज्यादा जो मामले दर्ज हुए ये है लंग कैंसर के। हाल ही में चर्चे में रही CAR-T सेल थेरेपी, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, कैंसर के इलाज में सहायक है ल्यूकेमिया के। डब्ल्यूएचओ ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से NIMHANs को सम्मानित किया है। इसके बारे में कल डिटेल में हमने डिस्कशन किया था, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बताई थी। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया अबू धाबी में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसमें बिजली उत्पादन किया गया है। कहाँ? कक्ष गुजरात में। समुद्र में जहाज पलटने से तेल रिसाव हुआ है। कहाँ? त्रिनिदाद और टैबेगो, साउथ अमेरिका में। ऊपर की तरफ लोकेशन मैंने दिखाई थी, जिसके कारण यहाँ आपातकाल घोषित किया गया है। असम में भी हाल ही में काजी नींबू, खट्टे नींबू को राज्य की फल है जो कि डिक्लेयर किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल है, हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर किसने रोक लगा दी है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के देखिए जो मुख्य न्यायाधीश है 50वें क्रम के, आप सभी जानते हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इन्हीं के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को, ये जो स्कीम है, इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके बारे में सारी डिटेल मैंने मेंशन की, कब लाया गया, क्यों लाया गया, किसे इससे फायदा हुआ है और क्यों इसे रद्द किया जा रहा है। ध्यान से पढ़ी, पूरी डिटेल लिखी है मैंने। ये लागू हुई थी 2 जनवरी 2018 को। प्रावधान क्या था? राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाजत थी। गुमनाम यानी कि व्यक्ति का नाम रिवील नहीं किया जाता था। किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है? आर्टिकल 19A(1) के तहत। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना ये असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, अब आगे आप पढ़ें, इस पर विवाद क्यों हुआ। वर्ष 2017 की बात है, जब हमारे जो वित्त मंत्री जीवित थे, अरुण जेटली जी, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विधेयक ये पेश किया था और ये दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को जो फंडिंग मिलेगी, इससे चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और ब्लैक मनी पर भी अंकुश लग सकेगा। दूसरी ओर जो विपक्ष का था, इनका ये कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जारी नहीं की जाती है और इससे कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल का जरिया ये बन सकते हैं। वैसे इसके इतिहास की मैं बात करूं तो देखिए, सबसे ज्यादा फायदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से यदि किसी पार्टी को हुआ है तो सबसे ज्यादा अभी जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी को। 2018 से अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इसी पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला है। 6 सालों में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई है। किसने क्या है, किसने की है, क्या की है? देखिए, नाम इसमें रिवील नहीं होता है, तो ये गोपनीय रखा गया है। और कांग्रेस को 1,108 करोड़ का चुनावी चंदा मिला है। मतलब आप डिफरेंस देख सकते हैं, 6 गुने का फर्क है। 2018, 19, 20, 21 और 22, 23 के आंकड़े पूरी तरीके से मैंने एक चार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि किन पार्टीज को एवरेज कितना चंदा मिला है। और इसे ही अभी हाल ही में, मतलब कि इसकी वैधता पर रोक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगा दी है, जिसके 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। यदि मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका प्रभार संभाल रहे हैं राजीव कुमार। प्रेसिडेंट हो जाएंगे राष्ट्रपति, जो कि है द्रौपदी मुर्मू जी, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके प्रभार आप कह सकते हैं किसके पास है? ओम प्रकाश बिरला साहब के पास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है? तो बस यही देखना रह गया था। किसानों के ऊपर अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट जो दिल्ली में चल रहा था, इन पर कंट्रोल करने के लिए, मतलब भारत में पहली बार प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल ड्रोन से किया गया है। फरवरी 2024 में पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के
टीयर स्मोक यूनिट ने ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस गिराए हैं। और इस ड्रोन को किसने बनाया है? दृश्या ने। दृश्या यानी कि ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के द्वारा। इस ड्रोन को इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी सीमा पर सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि कार्यकाल के लिए डिजाइन किया गया है। कृषि कार्य के लिए, लेकिन अब किसानों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन्हें रोकने के लिए। तो इस ड्रोन का जो इस्तेमाल होता था ना, ये खास अभियान के दौरान जो आतंकवादी है, घुसपैठी है, इनको ब्लाइंड यानी कि न देख पाने के लिए किया जाता था। तो ड्रोन आधारित आंसू गैस लॉन्चर को ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर भी कहा जाता है, जिसे बीएसएफ ने यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2022 में पेश किया गया था और अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की किस द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? भारत किस द्वीप पर यह नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो मिनिकॉय और अगत्ती, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगले ही महीने 4-5 मार्च को राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। मिनिकॉय 9 डिग्री पर है और मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब 9 डिग्री दूरी पर है तो आप यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री में। तो यहां से मैं लिख देती हूं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, यहां पर मैं लिख देती हूं अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है। अंडा यानी कि 0, तो 0 10 में ही आएगा, तो यहां से मैं सीधे सीधे लिख देती हूं 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में ये हो जाएगा। अब 8 डिग्री और 9 डिग्री रिलेट करते हैं। देखिए आप यहां देख पा रहे हैं मालदीव, यहां पर मिनिकॉय में कर देती हूं और ऊपर में लक्षद्वीप तो है ही, तो यहां पर लक्षद्वीप मैंने लिख दिया। क्या हमारा जो लक्ष्य है यानी कि टारगेट मिनी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, नहीं यानी कि नो, नो यानी कि नो। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में आपका हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, जो कि यहां से मेंशन है। तो ये एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के बारे में, ये अंडमान निकोबार की कैपिटल है और मिनिकॉय अगत्ती में नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है भारत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन को निलंबित किया है? तो भारत का जो रेसलिंग फेडरेशन है यानी कि कुश्ती संघ, इसे अभी हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया को अस्थायी रूप से निलंबित किया था, क्योंकि कुश्ती महासंघ तय समय पर चुनाव कराने में विफल रहा था। हालांकि आईसीसी ने कुछ समय पहले ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन किया था, फिर यह बैन हटा लिया गया है। पाकिस्तान एडीबी के द्वारा सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता देश, जो लोन प्राप्तकर्ता देश है, पाकिस्तान है। और श्रीलंका में अभी हाल ही में होंगजू में एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पदक तालिका में चाइना ही टॉप पर रहा था। तो इस प्रश्न का आंसर भारत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी महीने की 15 तारीख को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पहली बार ये 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की ओर से मनाया गया था। बचपन के कैंसर यानी कि बच्चों में जो आमतौर पर है ल्यूकेमिया, ब्रेन कैंसर, लिम्फोमा, ट्यूमर, ये सभी इन्हें देखने को मिलते हैं। वैसे आप देखें तो वर्ल्ड कैंसर डे हम पढ़ चुके हैं फरवरी महीने की 4 तारीख को। यहाँ बच्चों के लिए यानी कि बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। दलहन दिवस ये यानी कि पल्सेस डे 10 फरवरी को। और इसके अलावा हमने 2 महत्वपूर्ण डे जैसे कि नेशनल वुमेन्स डे सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में देखे हैं 13 फरवरी को, और इसके अलावा वर्ल्ड रेडियो डे भी हमने 13 फरवरी को पढ़ रखा है। आगे चलते हैं। आईआरसीटीसी के नए सीएमडी यानी कि चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इनके नाम की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। ये हो जाएंगे संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन 1999 में फॉर्मेशन ईयर है इसका, दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। हीरालाल समारिया जो है ये कुछ समय पहले ही हमारे मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं। अनिल लोहाटी
इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रमोद अग्रवाल। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और रशिया के द्वारा, ये न्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि चर्चे में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहां पर? आप ये याद रखिए, ये तमिलनाडु में है। तो यहां पर अभी हाल ही में यहाँ पर ऊर्जा सहयोग के लिए भारत और रशिया की ये संयुक्त पहल है। यहाँ एनर्जी जनरेट किए जाने को लेकर के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रशिया यदि हम देखें तो एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन है। यही व्लादिमीर पुतिन है जिनसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है जो कि ये वापस ले लिया गया था। एक्सरसाइज रिलेट करेंगे जो कि भारत रशिया के बीच में है, तो ये इंदिरा, एविया इंदिरा रिलेट कर सकते हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत और रशिया के बीच में डील है। इसके अलावा S-400 मिसाइल को लेकर के भी भारत रशिया के बीच में डील है। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, S-400 मिसाइल का जो नाम है बदल दिया गया है, बदल करके किया गया है सुदर्शन। ठीक है, अभी सबसे प्राचीन किला इसी रशिया में पाया गया था, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के डील है जो भारत की, ये फिलीपींस के साथ में है। नेपाल के साथ भारत ने आने वाले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात को लेकर के समझौता किया है। और फ्रांस से राफेल विमान तो प्राप्त कर ही चुका है भारत, अब 26 राफेल, राफेल के बाद राफेल एम लेने जा रहे हैं, 26 राफेल एम लेगा, है ना। अगला सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो होने जा रहा है इसके लिए भारतीय कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप है ये अमेरिका और कैरिबियन में होना है, जून के महीने में आयोजित किया जाएगा। तो कैप्टन होंगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई की स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई, रोजर बिन्नी अध्यक्ष, सचिव जय शाह हो जाएंगे जो कि एशियाई क्रिकेट परिषद के तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। यदि मैं बात करूं विराट कोहली की, तो इन्हें भी हाल ही में आईसीसी के द्वारा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 का, जबकि आईसीसी ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर लगातार दूसरे वर्ष चुना है सूर्य कुमार यादव को। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कैप्टन बनाए गए हैं आईपीएल के लिए। नवा प्रश्न है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा निरंजन शाह के नाम पर। आपको ये बताना है कि ये है कहां। अच्छा, मैंने मेंशन कर दिया है, कोई बात नहीं है। निरंजन शाह ने 1965 से 75 तक 12 प्रथम श्रेणी के मैच खेले और बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। ये गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम भी है। इसी का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। अभी महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है, यानी कि इस नंबर की जर्सी अब और किसी को अलॉट नहीं होगी। विराट कोहली, इनके आप कह सकते हैं वैक्स म्यूजियम, कहां पर? जयपुर में वैक्स म्यूजियम में इनकी प्रतिमा बनने जा रही है। सचिन तेंदुलकर की स्टेच्यू वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगी हुई है अभी कुछ समय पहले ही। स्टेडियम की बात की जा रही है तो भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में। बदले गए नाम की बात की जा रही है तो चंद्रयान 3 के जहां लैंडिंग पॉइंट था इसका नाम शिव शक्ति रखा गया। जस्ट मैंने बताया है S-400 मिसाइल का नाम सुदर्शन, राजीव गांधी खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम से उत्तर प्रदेश का। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, और जंक्शन अयोध्या, अब जो अयोध्या धाम जंक्शन होगा। रेपिडेक्स का नाम नमो भारत और केरल का नाम केरलम किया जाना प्रस्तावित है। 10वां प्रश्न है, जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। देखिए, मेल कैटेगरी में बात की जाए तो समर जोसेफ और फीमेल कैटेगरी में बात की जाए तो एमी हंटर, यानी कि समर जोसेफ जो है ये वेस्ट इंडीज के, एमी हंटर है आयरलैंड की, इन दोनों को ही चुना गया है। आईसीसी का डिस्कशन है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 स्थापना, दुबई यूए हेडक्वार्टर, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं। अभी जो 13वां मेंस वर्ल्ड कप भारत के अहमदाबाद में हुआ, विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया रहा था। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला गया साउथ अफ्रीका में, इसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया है भारत को हरा करके। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डोजी हो जाएंगी। ठीक है, 11वां प्रश्न है, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन ये किया गया है असम के गुवाहाटी में, और बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया है। स्टैटिक जीके में देखें तो हिस्टोरिया
एनी मिलियनम किताब लिखी गई है अरस्तु के द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी था। मोहिनीअट्टम आप रिलेट कर सकते हैं केरला से। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो लाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की है आर्टिकल 72 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। मैंने कल आपसे जो सवाल पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने 2023 की महिला वुशु एथलीट किसे चुना है, आंसर था नाओरम रोशेबिना। आज का सवाल है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।